अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है हेलिकल पिच। ठीक है, हेलिकल पिच भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पिच फैक्टर, पिच रेशो एंड इसको हम बोलते हैं सीटी पिच। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इस बारे में थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि ये हमारे पास है क्या। ठीक है, हेलिकल पिच जो है ना, आप अगर कहें तो ये हमारे पास है एक पैरामीटर विच डिस्क्राइब सीटी टेबल मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो सीटी का टेबल होता है ना, या पेशेंट काउच जिसे हम कहते हैं, उसकी मूवमेंट को हमारे पास ये डिस्क्राइब करता है थ्रू आउट हेलिकल स्कैन। जो हमारे पास है मल्टी स्लाइस हेलिकल स्कैन एक्विजिशन। ठीक है, तो हमारे पास जो हेलिकल पिच है ना, असल में ये हमारे पास है एक रेशो। किस चीज़ का रेशो? ये है हमारे पास टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री डिवाइड बाय बीम विड्थ। ठीक है, ये किस चीज़ का रेशो है? जो टेबल को हम मूवमेंट देते हैं ना पर 360 डिग्री, एक 360 डिग्री हमारे पास कंप्लीट हो जाता है एक्सपोजर। तो जब उसके बाद हम दोबारा जो है वो जो पेशेंट का टेबल होता है उसको जो है वो मूवमेंट देते हैं वो, और बीम विड्थ के हमारे पास कितना बीम जो है ना कॉलिमेशन हमारे पास कितनी हुई है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनके रेशो को हम बोलते हैं पिच फैक्टर या पिच रेशो। ठीक है, अब हमारे पास हम कहते हैं कि पिच हमारे पास या पिच रेशो जो है ना, ये हमारे पास लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है एंड इक्वल टू 1 भी हो सकती है। इस पिच फैक्टर के साथ क्या होता है कि हमारे पास जब इसके ये वैल्यूज़ चेंज होते हैं तो उसके साथ हमारे इमेज क्वालिटी रिलेटेड है, कनेक्टेड टू इमेज क्वालिटी या इमेज फॉर्मेशन। जो है हमारे पास जब लेस देन 1 पिच फैक्टर होगा तो इमेज चेंज होगी, जब जो पिच फैक्टर है ज़्यादा होगा 1 से तब हमारे पास इमेजेस चेंज आएंगे, एंड जब इक्वल टू 1 होगा तब हमारे पास एक्विजिशन चेंज होगी। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं जब हमारे पास पिच जो है ना, पिच लेस देन 1 हो। पिच लेस देन 1 का क्या मतलब हो कि मतलब फॉर एग्जांपल 0.5 रेशो 1 हो। ठीक है, 0.5 रेशो 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 0.5 mm फॉर एग्जांपल हमारे पास हो टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री। ठीक है, और 1 mm जो है ना हमारे पास क्या हो? बीम विड्थ हो। ठीक है, अब आप इधर अगर मैं डायग्राम से आपको शो करवाऊँ ना, तो ये है आपका बीम विड्थ। बीम विड्थ आपका कितना है? 1 mm, ये वाला। ठीक है, और जो आपका पेशेंट काउच है ना, वो जो है 0.5 आप उसको मूवमेंट दोगे, 0.5 mm पर 360 डिग्री मूवमेंट दोगे। अब 360 डिग्री रोटेशन आपके पास हो गई। ठीक है, आपने टेबल को मूवमेंट देनी है कितनी? 0.5 mm। ठीक है, अब ये 0.5 mm का एरिया ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाला एरिया ओवर एक्सपोज हो गया। क्या? ओवर एक्सपोज। ये 360 डिग्री पहले जो हुई थी उसमें भी एक्सपोज हुआ। अब 0.5 mm जब हमने टेबल को मूवमेंट दी ना, तब भी ये हमारे पास क्या हुआ? एक्सपोज हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास ओवर एक्सपोजर का फिनोमेना आ जाता है, ओवर एक्सपोजर, जिसकी वजह से हमारे पास एक इमेज दूसरे इमेज पे क्या करती है? ओवरलैप करती है। जब ओवरलैप करती है तो इमेजेस हमारे पास ओवरलैपिंग इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग इमेजेस हमारे पास आ जाती है, मतलब कि हमारे पास जो है डेटा कभी मिस नहीं होता, मिसिंग डेटा हमारे पास नहीं आता, मिसिंग डेटा नहीं आता। ठीक है, जब हमारे पास पिच लेस देन 1 हो। अब इस फिनोमेना को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? या पिच अगर लेस देन 1 हो तो मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं CTA में, जब हमारे पास CT एंजियोग्राफी होती है। CT एंजियोग्राफी
मतलब सीटी एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, वेसल्स को जो है वो वीव करते हैं ना, तो हमारे पास छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, वहाँ पे हम मिसिंग डेटा को अफोर्ड नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, पिच फैक्टर लेस देन 1 जो है वो रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई डेटा जो है वो मिस ना हो और हमारे पास वेसल्स की जो है वो वीविंग जो है या विजुअलाइजेशन अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब अगर हम बोलें पिच, अगर हमारे पास पिच हो ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंडीशन में अगर हमारे पास पिच हो ग्रेटर देन 1, तो हम क्या कहते हैं कि ग्रेटर देन 1 2 अगर हमारे पास हो, ठीक है, अगर हमारे पास 2:1 हो, सही है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 2 टेबल मूवमेंट है, टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री। 360 डिग्री जब हमने रोटेशन की तो 2 mm हमने टेबल को मूवमेंट दी, लेकिन 1 mm हमारे पास क्या है, बीम विड्थ है, ठीक है। अब अगर डायग्राम से मैं आपको शो करवाऊँ ना, तो ये आपका है क्या, वही बीम विड्थ जो हमने पहले लिया था 1 mm, ठीक है। 1 mm आपका क्या है, बीम विड्थ है, ये आपका है पेशेंट काउच, ठीक है। अब इसने 360 डिग्री रोटेशन कर ली, अब 1 mm तो ये हो गया 1 mm, ठीक है, और 1 mm आप यहाँ से ले लो, ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या हो गया 2 mm। अब इस 2 mm को हमने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करवानी है, ठीक है, तो ये तो सही है, ये वाला एरिया एक्सपोज हो गया, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना ये यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे तो नहीं रुकता ना, 2 mm हम मूव करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, मिसिंग डेटा या मिसिंग जो है बॉडी की एनाटॉमी आ जाती है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास डेटा मिस हो जाता है। अब इस मिसिंग डेटा को हम कभी CTA के लिए यूज़ नहीं करते, CT एंजियोग्राफी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है हम मिसिंग डेटा अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम ये पिच ग्रेटर देन 1 अगर हमारे पास है तो हम तब एब्डोमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एब्डोमेन का एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर मिसिंग डेटा हो, ठीक है, तब हमारे पास पिच अगर ग्रेटर देन 1 है तो तब थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन इन CTA या छोटी जो हमारे पास जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी विजुअलाइजेशन के लिए कभी हम पिच ग्रेटर देन 1 नहीं रखते, ठीक है। दूसरा हमारे पास है थर्ड नंबर, अगर हमारे पास पिच फैक्टर या पिच रेशो इक्वल टू 1 हो। अच्छा, इसमें जो है ना एक बात याद रखिए, पिच ग्रेटर देन 1 में हमारे पास हमेशा एक्सटेंडिंग इमेजेस आएंगी, एक्सटेंडिंग इमेजेस, ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पिच अगर लेस देन 1 हो तब हमारे पास ओवरलैपिंग इमेजेस आएंगी, ठीक है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन अगर पिच ग्रेटर देन 1 हो तो एक्सटेंडिंग इमेजेस आएंगी, ठीक है। अब आते हैं इस कंडीशन पे, अगर पिच हमारे पास 1 हो तो 1 का क्या मतलब है कि 1 mm हमने जो है टेबल मूवमेंट दी है, टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री, और 1 mm हमारे पास है बीम विड्थ, ठीक है। अब अगर डायग्राम से मैं शो करूँ ना तो ये हमारे पास है वही बीम विड्थ, क्या है हमारे पास 1 mm, और ये है काउच, ठीक है, तो ये हमारे पास है 1 mm। अब जब 360 डिग्री रोटेशन होगी ना, 360 डिग्री, और बॉडी हमारे पास 360 डिग्री एक्सपोज होगी वो एनाटॉमी, तब हमारे पास ये 1 mm यहाँ पे आ जाएगा, मूवमेंट कर लेगा, और दूसरा यहाँ से 1 mm की जो एरिया है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास है कंटिन्यूस इमेजेस जो है वो एक्वायर कर, कंटिन्यूस एक्विजिशन हो रही है, मतलब ना कोई डेटा जो है वो मिस हो रहा है, ना कोई इमेज जो है वो ओवरलैप हो रहा है, ना ओवरलैपिंग हो रही है ना एक्सटेंडिंग हो रही है, इन दोनों में से कोई फिनोमिना भी नहीं हो रहा। तब हम क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूसली इमेजेस हमारे पास क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, कंटिन्यूस एक्विजिशन कर रही है। तो ये वाला फैक्टर जो है ना, पिच इज इक्वल टू 1, ये वाला हम करते हैं मल्टी स्लाइस हेलिकल CT में, ये हमारे पास हमेशा यूज़ होता है, ठीक है, इन मल्टी स्लाइस हेलिकल CT। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो मल्टी स्लाइस हेलिकल CT है इसमें हमारे पास जो है इमेजेस कंटिन्यूसली एक्वायर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पिच के हवाले से। अब पिच के हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। अब अगर आप देखें
पिच फैक्टर जो है ना, पिच फैक्टर या पिच रेशो का अगर आप बोलें तो पिच रेशो हमारे पास, अगर हमने बोला कि अगर लेस देन 1 है मींस कि 0.5 रेशो 1 है। इस कंडीशन में आपकी बुक में एक पॉइंट गिवन है कि जेड एक्सिस रेजोल्यूशन जो है ना, जेड एक्सिस रेजोल्यूशन ये हमारे पास जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब इसका स्पीड जो है ना, स्पीड ये ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मैंने पहले भी बताया था जेड एक्सिस रेजोल्यूशन के बारे में। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें ये बॉडी एनाटॉमी है जिसको सीटी जो है वो एक्सपोज हो रही है एक्सरेज। ठीक है, ये बॉडी का जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इस जो है ना यहाँ पे हमने क्या करनी है, ट्रांसवर्स इमेजेस एक्वायर करनी है इस तरह। ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्स इमेजेस की एक्विजिशन है ना ऑन जेड एक्सिस, अलोंग द एक्विजिशन अलोंग जेड एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस रेजोल्यूशन। कि जेड एक्सिस जो है ना ये हमारे पास कितने टाइम में रिजोल्व हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस रेजोल्यूशन या जेड एक्सिस स्पीड भी हम बोल सकते हैं। अब जब पिच रेशो जो है ये हमारे पास लेस देन 1 होगा तो ये स्पीड हमारे पास ज़्यादा होगा, मतलब हमारे पास मिसिंग डेटा जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, और ओवरलैपिंग इमेजेस आएंगी। अब अगर पिच रेशो जो है ना, पिच रेशो हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, पिच रेशो ग्रेटर देन 1 है। 1 इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल 2:1 है। अब इसका मतलब ये है कि जेड एक्सिस रेजोल्यूशन जो है ना, जेड एक्सिस रेजोल्यूशन ये हमारे पास डिक्रीज हो गई है, मतलब कि ये हमारे पास कम हो गई है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास स्पीड या जो है स्पीड ऑफ द रेजोल्यूशन हमारे पास रिड्यूस हो गई है या स्लो हो गई है। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास इमेज एक्विजिशन जो है या जेड एक्सिस रेजोल्यूशन कंटिन्यूस होगी। ठीक है, अब जो है ना पिच के जो है ना, हम टिश्यू वॉल्यूम की बात करते हैं। इसके बाद टिश्यू वॉल्यूम हमारे पास कितना इमेज्ड है, आपकी बुक में इस हवाले से एक फॉर्मूला गिवन है, इनका रिलेशन बस उनसे याद रखिए कि है कि बीम विड्थ मल्टीप्लाई बाय पिच मल्टीप्लाई बाय इमेजिंग टाइम डिवाइड बाय गैंट्री रोटेशन टाइम। अब इनके सब रिलेशंस ना आपकी बुक में जितनी भी रिलेशन के हवाले से डायग्राम जो पैराग्राफ गिवन है बस उनको सिर्फ इससे याद रखिए। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल आपका गैंट्री रोटेशन टाइम रिड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 1 सेकेंड रखा था, अब इसका टाइम जो है रिड्यूस हो गया है 0.5 सेकेंड। ठीक है, जितना ये रिड्यूस होगा तो इसके साथ इसका है इनवर्स रिलेशन, टिश्यू वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना गैंट्री रोटेशन टाइम रिड्यूस होगा, टिश्यू वॉल्यूम इमेज जितना हमारे पास हो रहा है वो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कवरेज एनाटॉमी या वॉल्यूम कवरेज जो है ना ये हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी। इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। किस तरह, जितना हमारे पास बीम वेट इंक्रीज होगा ना उतना हमारे पास टिश्यू वॉल्यूम इमेज इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना हमारे पास पिच इंक्रीज होगा, पिच हमने क्या बोला था, पिच इंक्रीज होगा तो मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे पिच था फॉर एग्जांपल 2:1 पिच फैक्टर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास वॉल्यूम कवरेज ज़्यादा थी ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनाटॉमी हमारे पास वीव हो रही थी, मतलब उसमें हमने लिया था एब्डोमेन। एब्डोमेन कितना ज़्यादा एरिया है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेन या एज़ कम्पेयर टू द वेसल्स जो हम CTA में करते थे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पिच ज़्यादा होता है तो टिश्यू वॉल्यूम टू बी इमेज्ड हमारे पास ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कवरेज ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इमेजिंग टाइम हमारे पास जितना ज़्यादा होगा ना तो हमारे पास टिश्यू वॉल्यूम इमेज भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बीम वेट के बारे में एक फॉर्मूला गिवन है आपके बुक में कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि जो है टेबल को हमने मूवमेंट दी, एक सिनेरियो गिवन है, सिनेरियो गिवन है कि टेबल मूवमेंट दी है हमने पर 360 डिग्री 8 mm। ठीक है, फिर बताया है कि हमारे पास जो डिटेक्टर है ना वो 16 स्लाइसेस का है, मतलब 16 डिटेक्टर एरे है हमारे पास। ठीक है, डिटेक्टर एरे सही है। अब तीसरा जो गिवन है ना वो कहते हैं कि हमारे पास ईच डिटेक्टर जो है ना, फॉर एग्जांपल ये डिटेक्टर एरे है, एक डिटेक्टर का विड्थ जो है ना हमारे पास है
डिटेक्टर विड ये हमारे पास है 0.5 mm। तो अब इनका बीम विड्थ कितना होगा और बीम विड्थ कितना होगा और हमारे पास पिच रेशो कितना होगा। ठीक है, ये आपका जो है न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर याद रखिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब जो है ना बीम विड्थ का एक फार्मूला है जो आप उससे फाइंड कर सकते हैं, बीम विड्थ n मल्टीप्लाई बाय t। n का क्या मतलब है? n का मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिटेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ डिटेक्टर एरे वो कितने थे? हमारे पास है 16। और थिकनेस t का मतलब है थिकनेस, किस चीज़ की थिकनेस? हमारे पास डिटेक्टर विड, ठीक है, जो हमारे पास है 0.5 mm। तो अब 16 और 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास आ जाता है 8 mm। ठीक है, और हमारे पास बीम विड्थ तो आ गई। पिच रेशो का फॉर्मूला क्या था कि टेबल मूवमेंट पर 360 डिग्री डिवाइड बाय बीम विड्थ। ठीक है, अब ये वाला जो है ना टेबल मूवमेंट कितनी थी हमारे पास? 8 mm, और जो बीम विड्थ है वो भी 8 mm। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास पिच फैक्टर या पिच रेशो 1 आ जाता है। तो ये चीज़ें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल जो है वो पिच फैक्टर या उसके डिफरेंट रिलेशन। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इमेजिंग सिस्टम डिज़ाइन पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।